Hello everybody, welcome to the online class of Python language. Today we are going to discuss about our new chapter, and the name of chapter is idea of algorithmic efficiency. इस चैप्टर में जो हम सर्टेन टॉपिक्स को स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टडी इंट्रोडक्शन अबाउट we will study about some terms which terms are going to be used in this chapter. After that computational complexity के computational complexity क्या होती है और किस तरह से computational complexity से big O notation निकल के आती है, ठीक है। उसके बाद कुछ छोटी सी गाइडलाइंस होंगी और एग्जाम्पल के थ्रू उन गाइडलाइंस को हम फॉलो करते हुए बिग O नोटेशन को किस तरह से कैलकुलेट करना है वो हम सीखेंगे इसमें, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, सिंपल चैप्टर है। नेम को देख के परेशान मत होइएगा, जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन, लिसन केयरफुली। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज एल्गोरिथम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को यानी कि इस एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लीनियर सर्च का एक टॉपिक लिया है। वो इसलिए लिया है क्योंकि लीनियर सर्च आगे भी आपको यूटिलाइज हो जाएगा वो जो कॉन्सेप्ट है। अब नाउ सी, एन एल्गोरिथम इज अ मेथड और प्रोसीजर फॉर अकम्प्लिशिंग अ स्पेसिफिक टास्क, यानी कि सिंपल से वर्ड्स में ये बोल सकता हूँ मैं कि किसी भी एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए जो स्टेप्स फॉलो की जाती हैं उन स्टेप्स को कलेक्टिवली एल्गोरिथम बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल, एल्गोरिथम फॉर लीनियर सर्च इज एज फॉलोज। अब यहाँ पे हमने लीनियर सर्च का एक एग्जांपल लिया है। ऑन स्क्रीन आप देख रहे हो कि एरे इज इक्वल टू, एक हमने एरे ले रखा है, कोई भी वेरिएबल मान लीजिए इस एरे की जगह पे। इसमें 10, 15, 12, 18 एंड ऑन सो ऑन कई सारे नंबर हैं और उनके इंडेक्सेस भी मेंशन कर रखे हैं। अब लीनियर सर्च क्या होती है, ये फर्स्ट ईयर में एक बार हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ऑन द होल फिर से बता दे रहा हूँ कि लीनियर सर्च में क्या होता है कि हमारे पास जो भी लिस्ट अवेलेबल होती है उस लिस्ट में हमें कोई एक एलिमेंट सर्च करना होता है और उस एलिमेंट को सर्च करने के लिए हम उस लिस्ट की ईच एंड एवरी इंडेक्स पे चेक करते हैं कि वहाँ पे वो एलिमेंट है या नहीं है। अगर वो एलिमेंट उस इंडेक्स पे कंपैरिजन में इक्वल टू प्रूव हो जाता है तो हमारी जो कंपैरिजन है, जो सर्चिंग है, वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगी और हम मैसेज प्रिंट कर देंगे कि द डिज़ायर्ड नंबर इज़ प्रेजेंट ऑन सच इंडेक्स या सच लोकेशन, और लोकेशन में उसका इंडेक्स नंबर चला जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा, अदरवाइज़ ये होगा कि हम यूज़र को ये मैसेज प्रिंट कर सकते हैं कि सच नंबर इज़ नॉट प्रेजेंट इन दिस लिस्ट, ठीक है। तो एल्गोरिथम किस तरह से इसकी लिखी जाएगी वो हम बात करते हैं। दिस इज़ द इंडेक्स, ठीक है। अब हमने लिखा सर्चिंग एलिमेंट 30, यानी कि सपोज कर लीजिए कि सर्चिंग एलिमेंट जो है वो 30 है, नंबर 30 को हम सर्च कर रहे हैं। तो लीनियर सर्च का जो फंक्शन बनेगा उस फंक्शन में एक तो एरे पास की जाएगी जिसको हमने एरे ए मेंशन किया यहाँ पे, दूसरा वैल्यू एक्स पास की जाएगी। वैल्यू एक्स, ये वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 30 है क्योंकि हम इसी वैल्यू को सर्च करेंगे। अब स्टेप 1 में क्या है, सेट आई इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे ये लूप लगेगा। आप चाहे लूप का यूज़ करें, हम इटरेशन मेथड का यूज़ करें या फिर रिकर्सिव मेथड का यूज़ करें, इट डिपेंड्स ऑन यूज़र। तो आई की वैल्यू को 0 पे सेट कर दिया हमने। उसके बाद आई की सारी वैल्यूज़ के लिए हम वो लूप एग्जीक्यूट करेंगे। इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन n देन गो टू स्टेप 7। अब इसका मतलब ये है कि अगर आई की वैल्यू n से ग्रेटर देन है तो स्टेप नंबर 7 पे जा रहे हैं, एलिमेंट विल नॉट बी फाउंड, ठीक है, ओके। स्टेप नंबर 3, इफ़ ए ऑफ आई, यानी कि एरे का ith एलिमेंट x के इक्वल टू है, देन गो टू स्टेप 6। और स्टेप 6 क्या कहता है, प्रिंट करने को कहता है कि एलिमेंट x फाउंड एट इंडेक्स i, ठीक है। अब अगर ये नंबर 6 वाली स्टेप एग्जीक्यूट हो जाती है तो वहीं पे इंस्ट्रक्शन है गो टू स्टेप 8, यानी कि एग्जिट कर जाइए, ठीक है।
और अगर ऐसा नहीं होता है तो स्टेप नंबर 4 पे हम जाएंगे, सेट i इज इक्वल टू आई प्लस 1, यानी कि वो जो लूप हमने लिया है उस लूप में i की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी गई है। इंक्रीमेंट कर दी है तो अभी लूप जो है i इज इक्वल टू 0 के लिए एग्जीक्यूट हो रहा था, अब वो i इज इक्वल टू 0 प्लस 1 यानी कि 1 के लिए एग्जीक्यूट होगा और फिर से स्टेप नंबर 2 को फॉलो करेगा। स्टेप नंबर 2 को फॉलो करने के बाद स्टेप नंबर 3 एंड ऑन सो ऑन, जो भी इंस्ट्रक्शंस पास ऑन होते रहेंगे। तो ये एक एल्गोरिथम है, यानी कि दीज आर सम स्टेप्स विच वी हैव टू फॉलो। ठीक है, तो ये एक सिंपल से टास्क को परफॉर्म करने के लिए प्रॉपर एल्गोरिथम इस तरह से होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। अब एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम क्या होता है, तो देखो द क्वालिटी ऑफ एल्गोरिथम और परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिथम इज सेट टू बी द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम, यानी कि किसी एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस जितनी बेटर होगी वो एल्गोरिथम उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंट मानी जाएगी। अब ये जो एफिशिएंसी है एल्गोरिथम की, दिस एफिशिएंसी इज डिपेंडेड ऑन 2 फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर हैं? नंबर 1 इंटरनल फैक्टर आता है और नंबर 2 एक्सटर्नल फैक्टर आता है। इंटरनल फैक्टर में हम बात करते हैं टाइम रिक्वायर्ड टू रन, यानी कि मेनली हम टाइम की बात करते हैं और स्पेस की बात करते हैं। ये इंटरनल फैक्टर है, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर है साइज ऑफ इनपुट टू द एल्गोरिथम, यानी कि एल्गोरिथम में जो हम इनपुट दे रहे हैं उसका साइज क्या है उस पर डिपेंड करता है। स्पीड ऑफ द कंप्यूटर की स्पीड पे भी डिपेंड करता है और कंपाइलर की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। तो ये कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि किसी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी डिसाइड करते हैं कि भाई वो ज़्यादा एफिशिएंट होगी या ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होगी। इसमें जो इंटरनल फैक्टर्स में आप देख रहे हो टाइम रिक्वायर्ड टू रन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और इस फैक्टर को ध्यान में रखते ही बिग ओ नोटेशंस को कैलकुलेट किया जाएगा आगे। इसके बाद बात आती है कि भाई इस चैप्टर में हम कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे। एफिशिएंसी देखो, सो इन दिस चैप्टर वी हैव टू डिटरमिन द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम। ठीक बात है, एफिशिएंसी ही कैलकुलेट करेंगे हम इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन ये जो एफिशिएंसी हम कैलकुलेट करेंगे इस एफिशिएंसी को कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी की टर्म्स में मेज़र किया जाएगा। यानी कि अगर कोई एल्गोरिथम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो वो उतनी एफिशिएंट नहीं होगी इन सच मैनर। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये जो टर्म आई कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, ये 2 वर्ड्स से मिलके बनी है। तो फर्स्ट वर्ड तो है कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, यानी कि ये जो कंप्यूटेशन वाली जो टर्म है ये इन्वॉल्व करती है कि किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। दैट इज़ किस तरह से किसी प्रोग्राम को टाइप किया जा रहा है, उसमें कौन से लॉजिक्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हम लेंथी कोड का यूज़ कर रहे हैं या फिर लूप या फिर रिकर्जन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा जो वर्ड है वो है कॉम्प्लेक्सिटी। Study of the factors to determine how much resources are sufficient for the algorithm to run efficiently। तो complexity में हम 2 resources की बात करते हैं और ये 2 resources जो हैं वो ये 2 resources mainly टाइम है और दूसरा स्पेस है। In other words, I can say that complexity of an algorithm can be determined that how much typical coding
और हाउ मच ईजी कोडिंग वी आर गोइंग टू डू। ठीक है, अब ये अगर हमने टिपिकल कोडिंग की है तो उसको एग्जीक्यूट करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर हमने टिपिकल कोडिंग की है मीन्स कि एफिशिएंट कोडिंग नहीं की है, इट मीन्स कि उसे मेमोरी में ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा। ठीक है, तो अगर ये टाइम और स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है हमारा प्रोग्राम, हमारी एल्गोरिथम, तो वो एल्गोरिथम एफिशिएंट नहीं होगी। लेकिन अगर यही टाइम और स्पेस कम यूज़ कर रहा है हमारा कोई प्रोग्राम या एल्गोरिथम, तो उसको हम एफिशिएंट प्रोग्राम या फिर एफिशिएंट एल्गोरिथम बोल सकते हैं। ठीक है, सो इन दिस वे कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो दो रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है। फर्स्ट वन टाइम टू रन द एल्गोरिथम, सेकंड वन इज मेमोरी। नेक्स्ट क्या है, अब ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ये कॉम्प्लेक्सिटी हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो ये हम फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग बिग ओ नोटेशन। ठीक है, तो बिग ओ नोटेशन के थ्रू हम कॉम्प्लेक्सिटी किसी एल्गोरिथम की कैलकुलेट करते हैं। और ये जो जब हम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो एल्गोरिथम एफिशिएंट है या नहीं है। ठीक है, ओके, लास्ट लाइन देखिए, बिग ओ नोटेशन इज इक्वल टू ग्रोथ रेट डिटरमिन्स द एल्गोरिथम्स परफॉर्मेंस व्हेन इट्स साइज ग्रोज। देखो, अगर कोई स्मॉल छोटा सा कोड होता है तो उस कोड को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लग रहा है, कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, डजेंट मैटर, क्योंकि वो बहुत छोटा सा प्रोग्राम होता है। तो उसमें इतना कुछ डिपेंड भी नहीं करता है उस पर कि कितना टाइम एफिशिएंट है कि एफिशिएंट नहीं है कोड, क्योंकि 2 लाइन का कोड होगा वो केवल। ठीक है, लेकिन कंसीडर करो एक ऐसा कोड जिसमें उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, यानी कि उसमें हमने किसी लूप का यूज़ कर रखा है, उसमें हमने किसी लूप का यूज़ कर रखा है या फिर हमने रिकर्सन का यूज़ कर रखा है। तो जब इस तरह से हम रिकर्सन या फिर लूप को यूज़ करेंगे तो उसका जो साइज़ है उसका साइज़ ग्रो करेगा, और जब साइज़ ग्रो करेगा रियल टर्म्स में एफिशिएंसी हमें तभी काउंट करनी होगी जब साइज़ ग्रो करेगा। ठीक है, क्योंकि जब किसी एल्गोरिथम का साइज़ ग्रो करेगा तभी हमें पता चलेगा कि वो एग्जैक्टली कितना ज़्यादा टाइम ले रही है, कितनी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। तो फिर ये जो ग्रोथ रेट है, ये ग्रोथ रेट साइज़ के ग्रो से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स आने वाले हैं। एग्जांपल नंबर 1, यहाँ से आपको ये क्लियर होगा कि किस तरह से बिग ओ नोटेशन हमें कैलकुलेट करनी है, कैसे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ कई तरह के एग्जांपल्स हो सकते हैं। पहला एग्जांपल हमने लूप का लिया है, तो छोटा सा कोड है, इसमें देखेंगे किस तरह से बिग ओ नोटेशन हमें कैलकुलेट करनी है। तो जहाँ पे लिखा है फर्स्ट लूप्स, ठीक है, तो इस तरह के लूप्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इनकी एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर आई इन रेंज n, अब ये जो फॉर लूप है, इस फॉर लूप को हमें n टाइम एग्जीक्यूट करना होगा। पॉइंट नंबर 1 इसको होल्ड किया आपने। ठीक है, नंबर 2, m इज इक्वल टू m+2, यानी कि ये एक सिंपल कोड है। ये सिंपल कोड उतनी ही बार एग्जीक्यूट होगा जितनी बार फॉर लूप रन होगा i की वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे हमें दो फैक्टर्स, यहाँ पे हमें मेनली 2 फैक्टर कंसीडर करने हैं। एक फैक्टर तो ये कि नंबर ऑफ टाइम्स, कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये लूप एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, और दूसरा ये आने वाला है सामने कि कितना टाइम लगेगा किसी एक पर्टिकुलर टर्म को एग्जीक्यूट करने में, यानी कि हाउ मैनी टाइम्स अ टर्म इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड एंड हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग। सो सी हियर, लूप जो है ये फॉर लूप, ये n टाइम एग्जीक्यूट होगा, i की वैल्यू 0 to n तक एग्जीक्यूट होगा, सॉरी 0 to n-1 तक एग्जीक्यूट होगा। तो n टाइम्स तो ये लूप एग्जीक्यूट हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, अब हमने यहाँ पे एक
सी एक कांस्टेंट ले लिया है कि एक बार ये जो टर्म m इज इक्वल टू एम प्लस टू है, एक बार जब ये एग्जीक्यूट होगी तो ये कितना टाइम लेगी। अब टाइम कितना लेगी तो हमारे पास बात आती है कि 1 माइक्रो सेकेंड लेगी, 2 सेकेंड लेगी, 30 माइक्रो सेकेंड्स लेगी, कितना टाइम। तो हमें उस पर्टिकुलर टाइम से कोई मतलब नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 1 सेकेंड एंड एटसेट्रा। हम यहाँ सारे के सारे एग्जाम्पल्स में एक कांस्टेंट टर्म लेंगे टाइम के लिए, तो वो कांस्टेंट टर्म मैंने लिया है c, ठीक है। नेक्स्ट ये जो है ये हमने टोटल टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं कि टोटल टाइम इसको एग्जीक्यूट करने में क्या लगेगा। तो एक तो c वो हमने ले लिया टाइम टेकन बाय 1 स्टेप, ठीक है, कि 1 स्टेप को एग्जीक्यूट करने में इतना टाइम लगेगा। दूसरा n ले लिया हमने नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दैट लूप। तो अब इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को अगर हम कर देंगे तो हमें इस छोटे से प्रोग्राम का टोटल टाइम पता चल जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है c इंटू एन, तो वो आ गया cn। अब जब हम इसकी बिग ओ नोटेशन राइट डाउन करेंगे तो उसमें हम c यानी कि ये जो कांस्टेंट टाइम हमने ले रखा है इसको हम रिमूव कर देंगे और केवल n कंसीडर करेंगे, इसीलिए आपको लास्ट में दिख रहा है o के साथ में n मेंशन किया हुआ, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल टाइम टेकन बाय लूप फॉर टू एग्जीक्यूट ऑल इट्स स्टेप्स एंड लास्ट में बिग ओ नोटेशन जो हमारे पास आई दैट इज n, ठीक है। इन द सेम वे तो इसमें तो केवल एक लूप था। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे कि किस तरह से इनर लूप और आउटर लूप, दो लूप्स पे ये वर्क करता है। इस एग्जांपल को एक बार मैं और क्लियर कर दूं। देखो हमारे पास कोड है फॉर आई इन रेंज n m इज इक्वल टू m प्लस 2, 2 लाइन का कोड है केवल, ठीक है। अब इसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि टोटल कितना टाइम लिया जाएगा इस कोड के थ्रू, ठीक है, एग्जीक्यूट होने में टोटल कितना टाइम लगेगा। तो ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर आपका हो गया कि लूप कितने टाइम से एग्जीक्यूट होगा, तो लूप n टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। और दूसरा जो सेकंड टर्म है वो टर्म कितना टाइम लेगी एग्जीक्यूट होने में, उसको टाइम कितना चाहिए, तो वो हमने c मान लिया। तो अब इस कंप्लीट कोड का टोटल टाइम जो है एग्जीक्यूट करने का अगर वो हमें कैलकुलेट करना है तो सिंपल इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं एंड हियर इज द एग्जांपल ऑफ नेस्टेड लूप। ये नेस्टेड लूप का एग्जांपल हो गया। देखो आउटर लूप है, वहाँ पे लिखा हुआ है फॉर आई इन रेंज n, ठीक है, यानी कि i की एवरी वैल्यू के लिए इनर लूप और इनर लूप के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, ध्यान दीजिएगा। और इनर लूप जो है वो है फॉर j इन रेंज n, यानी कि अब j की सारी वैल्यूज़ के लिए n टाइम्स एग्जीक्यूट होगा ये, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट जो है k इज इक्वल टू k प्लस 1, ये कुछ एक पर्टिकुलर टाइम लेगा इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसकी बिग ओ नोटेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने c लिया, ठीक है। ये c क्या है, ये c है टाइम टेकन बाय 1 स्टेप, ठीक, यानी कि ये बिल्कुल लास्ट में जो स्टेप है k इज इक्वल टू k प्लस 1, ये उसके थ्रू लिया गया टाइम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज दिस वन नंबर ऑफ स्टेप्स इन आउटर लूप n टाइम्स चलेगा तो उसके लिए हमने n ले लिया। अब ये इनर लूप के लिए है नंबर ऑफ स्टेप्स इन इनर लूप जितनी टाइम्स चलेगा उसके लिए हमने n ले लिया, ठीक है। अब सिंपल c इंटू n मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो अब हमें मिलेगा cn स्क्वायर, ठीक है, cn स्क्वायर मिल गया। अब अगर हमें इसका बिग ओ नोटेशन लिखना है तो हम इस तरह से मेंशन करेंगे o इन ब्रैकेट n स्क्वायर, ठीक है। ये जो cn स्क्वायर आया था यहाँ से हमने n स्क्वायर ले लिया है, बाकी जो कांस्टेंट टाइम था उसको फिलहाल के लिए रिमूव कर दिया है। तो इन सच वे वी राइट बिग ओ नोटेशन।
ठीक है, तो ये हो गया टोटल टाइम टेकन बाय द लूप। ओके, नेक्स्ट थर्ड टाइप का एग्जांपल हम ले रहे हैं, दैट इज कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट में हमें क्या करना है, इन दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट सिंपली ऐड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ईच स्टेटमेंट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जितनी भी टर्म्स होंगी, जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को सिंपली हमें ऐड कर देना है। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म है ये किसी एल्गोरिथम की x=x+1। हमने कहा कि इसके थ्रू जो कांस्टेंट टाइम लिया जाता है वो हमने मान लिया c0। ठीक है, नेक्स्ट फॉर लूप आया, ये फॉर लूप n टाइम्स चलेगा, तो हमने मान लिया कि ये फर्स्ट लूप है, ये n टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। तो देखो अब वेरिएबल्स को होल्ड करते जाना, फर्स्ट लाइन में हमें मिला है c0, सेकेंड लाइन में हमें n मिला है। ठीक है, अब ये आ गया m+2 का के लिए जो कांस्टेंट टाइम है वो हमने c1 मान लिया। आप ABC मान सकते हो, आप c0 c1 c2 मान सकते हो, आप a1 a2 a3 मान सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एक और फॉर लूप आया, ये फॉर लूप आउटर लूप है। ये फॉर लूप अपने एग्जीक्यूशन में n टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, फॉर लूप एक इनर लूप आया, ये इनर लूप भी n टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इनर लूप एग्जीक्यूशन n टाइम्स। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे भी एक n लिया। अब ये एक सिंपल स्टेटमेंट आया। अब इस हमने कंसीडर किया कि ये जो सिंपल स्टेटमेंट है इट विल टेक कांस्टेंट टाइम से c2, यानी कि ये एग्जीक्यूट होने में c2 टाइम लेगा, यानी कि 1 या 2 सेकंड नहीं, हमने c2 सेकंड मान लिया। अब सिंपल टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हमने क्या किया कि ऊपर जितने भी कांस्टेंट्स थे रिलेटेड टू कांस्टेंट टाइम टेकन बाय अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट और नंबर ऑफ टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स अ फॉर लूप इज गोइंग टू एग्जीक्यूट, तो उन सभी को हम सिंपली ऐड कर देंगे। इसलिए हमने c0 को ऐड किया प्लस, अब देखो फर्स्ट वाला जो फॉर लूप है उस फॉर लूप में हमने क्या किया, c1 इंटू n किया है। तो c1 इंटू n क्यों किया है, इसीलिए किया है कि c1 और n को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फॉर लूप और इसकी बॉडी का टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता चल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमने c1 इंटू n किया। उसके बाद c2n स्क्वायर किया। c2n स्क्वायर जो किया है ये बेसिकली क्या होगा, c2 तो आ गया a+1 वाली टर्म के लिए, एक n आ गया इनर लूप के लिए, एक n आ गया आउटर लूप के लिए, तो इसलिए c2n स्क्वायर आया। तो इन दिस वे जो हमने बिग O नोटेशन कैलकुलेट की वो कैलकुलेशन आ गई हमारी n स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर हमारे पास n की जो टर्म आई थी वो c1n भी थी और c2n स्क्वायर भी थी, तो आपने c1n को क्यों नहीं लिया, केवल c2n स्क्वायर से n स्क्वायर को ही क्यों लिया। तो ये जो n स्क्वायर है ये यहाँ पे डोमिनेंट टर्म है। डोमिनेंट टर्म क्या होती है वो अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है, सिंपल वर्ड्स में ये समझ लो आप कि जब इस तरह की सिचुएशन आती है कि हमारे पास n स्क्वायर n क्यूब इस तरह की टर्म्स आती हैं, तो उसमें जो मैक्सिमम पावर वाली टर्म है हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, बाकी सबको निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो हायर पावर वाली टर्म होगी इसी को हम डोमिनेंट टर्म बोलेंगे। नेक्स्ट वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, वन मोर पॉइंट कम्स हियर, डोमिनेंट टर्म। ठीक है, अब ये डोमिनेंट टर्म क्या होता है, ये जो कुछ लाइंस लिखी हुई हैं इनको ध्यान से स्टडी कीजिएगा। एंड दीज लाइंस सेज
while describing the growth rate of an algorithm, we simply consider the term which is going to affect the most on the performance of algorithm. This term is known as dominant term. तो देखो जो हम उस टर्म को कंसीडर करेंगे जो टर्म किसी एल्गोरिथम को मैक्सिमम इफेक्ट पहुंचाती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल प्रीवियस हो गया, एक एग्जाम्पल यहाँ पे भी है, इस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। इफ एन एल्गोरिथम डिपेंड्स ऑन द वैल्यू n हैज परफॉर्मेंस an² + bn + c फॉर कॉन्स्टेंट abc इसमें कॉन्स्टेंट है, वी कैन से दैट द मैक्सिमम इफेक्ट ऑन द एल्गोरिथम्स परफॉर्मेंस विल बी ऑफ द टर्म an² की जो परफॉर्मेंस है वो उस एल्गोरिथम की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगी, ठीक है। सो वाइल डिस्क्राइबिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ the algorithm, we can ignore the rest of terms and simply say that the algorithm has performance O(n²), ठीक है। n जो है हमने कैपिटल N ले लिया है, स्मॉल n को रिमूव करके कैपिटल N ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूशन की हम बात नहीं करते हैं, ये भी एक तरह से कांस्टेंट वैल्यू भी है, इसलिए हमने कैपिटल N ले लिया है इसकी बिग O नोटेशन में। इन अदर वर्ड्स द लार्ज नंबर n, द n2 टर्म डोमिनेट्स only the dominant term is included in big O notation. So in this way जो भी मैक्सिमम इफेक्ट रखती है टर्म, हम उसको बिग O नोटेशन में इन्वॉल्व करते हैं। जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्पल में फॉर लूप 2 टाइम्स आ रहा था, एक बार आउटर लूप था, एक बार इनर लूप था, और इनर लूप के अंदर एक स्टेटमेंट था, ठीक है। तो वो जो टर्म है वो टर्म पूरी एल्गोरिथम में, पूरे प्रोग्राम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है जब हम बात करेंगे एफिशिएंसी की, क्योंकि वो टर्म सबसे ज़्यादा एग्जीक्यूट हो रही है, वो दोनों इनर एंड आउटर लूप, ठीक है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट में क्या है, एस्टिमेशन ऑफ एल्गोरिथम एफिशिएंसी इज परफॉर्म टू डिटरमिन देयर ग्रोथ फंक्शन। देखो हम एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को जब कैलकुलेट करते हैं तो उसके थ्रू एक ग्रोथ फंक्शन कैलकुलेट होता है, that is how the algorithm will perform with the growth in its input size कि और इस ग्रोथ फंक्शन से ये पता चल जाता है कि अगर एल्गोरिथम में नंबर ऑफ इनपुट्स ज़्यादा आएंगी तो उस एल्गोरिथम की ग्रोथ किस तरह से होगी। एल्गोरिथम एफिशिएंसी only tells its growth function and not its actual execution time। तो इस बारे में हम बात ऑलरेडी आपसे कर चुके हैं कि एल्गोरिथम एफिशिएंसी जो है वो एफिशिएंसी ओनली टेल्स इट्स ग्रोथ फंक्शन, ये केवल उसका एल्गोरिथम एफिशिएंसी जो है ये किसी एल्गोरिथम का केवल ग्रोथ फंक्शन ही बताएगी, ना कि एक्चुअल एग्जीक्यूशन टाइम। एक्चुअल एग्जीक्यूशन टाइम से हमें मतलब नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे। तो इस तरह से जब हम एल्गोरिथम की एफिशिएंसी निकालते हैं तो हमें एक तरह से ग्रोथ फंक्शन मिलेगा, और वो ग्रोथ फंक्शन हमें ये बताता है कि जब नंबर ऑफ इनपुट्स ज़्यादा हो जाएंगी एल्गोरिथम में तो फिर वो किस तरह से वर्क कर पाएगी, ठीक है। Okay, next is there are some guidelines
कॉम्प्लेक्सिटी को कंप्यूट करने के लिए कौन सी गाइडलाइंस को हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे, सेलेक्ट द कंप्यूटेशनल रिसोर्स दैट इज़ टाइम एंड मेमोरी। सबसे पहले तो टाइम एंड मेमोरी को हमें कंप्यूट करना होता है। अब टाइम एंड मेमोरी में भी मेमोरी को तो हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो टाइम, तो इसलिए टाइम को हम कंप्यूट करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा फोकस रहता है वो टाइम पे रहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अभी हमने देखा था कि कोई लूप जो है n टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है और उसके अंदर एक स्टेटमेंट है, तो हमने n लिया और c लिया, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, लुक द एल्गोरिथम एंड पे अटेंशन टू लूप और रिकर्सन। देखो जब भी एल्गोरिथम आपके सामने आएगी तो आपको देखना है कि वहाँ पे लूप्स कितने यूज़ हो रहे हैं या फिर रिकर्सन कितना यूज़ हो रहा है, क्योंकि लूप्स और रिकर्सन पे कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, ठीक है। ट्राई टू फाइंड वेरिएबल और कंडीशंस दैट मेक एल्गोरिथम वर्क लेस और मोर। तो इस तरह के वेरिएबल को भी कंसिडर करना होगा कि जिसके थ्रू हमें पता चल सके कि कोई एल्गोरिथम ज़्यादा वर्क कर रही है या फिर कम वर्क कर रही है। हेयर वी आर गोइंग टू फाइंड साइज ऑफ इनपुट। तो इस तरह से हम साइज ऑफ इनपुट पता करते हैं। अच्छा, अब जब हमारे पास साइज ऑफ इनपुट आ गया, ठीक है, साइज ऑफ इनपुट के बाद वंस वी हैव द साइज ऑफ इनपुट, द एल्गोरिथम try to see if there is different cases inside it। कौन से केसेस की बात हो रही है? अब 3 केसेस आते हैं, बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस। ये केसेस क्या होते हैं ये भी समझ लीजिए। व्हेन द एल्गोरिथम, फर्स्ट पॉइंट देखेंगे साइज ऑफ इनपुट में, फर्स्ट पॉइंट, व्हेन द एल्गोरिथम गिव्स बेस्ट परफॉर्मेंस। जब एल्गोरिथम बेस्ट परफॉर्मेंस देती है तब टेक्स शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। और ये जो सिचुएशन जनरेट हुई, इस सिचुएशन को हम बेस्ट केस कहते हैं। देखो बहुत कॉमन सेंस की बात है, ये कहना चाह रहे हैं कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में अगर बेस्ट परफॉर्मेंस है तो इस तरह की सिचुएशन को हम उस एल्गोरिथम का बेस्ट केस बोलेंगे। ये बिल्कुल वही एग्जांपल है कि कोई क्विज हो रही है और आपको क्वेश्चन सुनते ही बजर प्रेस करना है और जिसने जल्दी बजर प्रेस कर लिया तो आंसर देने का चांस उसी को मिलता है, ठीक है, और एक तरह से वही विनर होता है। तो यही यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेस्ट केस क्या होता है, यानी कि शॉर्टेस्ट टाइम में अगर बेस्ट परफॉर्मेंस कोई एल्गोरिथम देती है, वो भी तब जब नंबर ऑफ इनपुट बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, तो ये उस एल्गोरिथम का बेस्ट केस कहलाता है। अब इसका बिल्कुल टॉपसी टर्वी, इसका बिल्कुल उल्टा, कि मैक्सिमम टाइम में अगर कोई परफॉर्मेंस दे रही है, कोई एल्गोरिथम टाइम मैक्सिमम ले रही है, ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस बेटर नहीं है, तो ये इस केस को हम वर्स्ट केस बोलेंगे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर सेकंड आता है, व्हेन द एल्गोरिथम गिव्स वर्स्ट परफॉर्मेंस टेक्स्ट मैक्सिमम पॉसिबल टाइम। टाइम भी ज़्यादा ले रही है कोई एल्गोरिथम, उसके बाद भी परफॉर्मेंस बेटर नहीं है, बेकार परफॉर्मेंस है, बेकार के लिए ही बोलते हैं वर्स्ट, यानी कि सबसे बुरा। तो ये जो केस हुआ वो हुआ वर्स्ट केस। अब थर्ड केस आता है एवरेज केस। एवरेज केस में क्या होता है? एवरेज केस में ये होता है कि कोई एल्गोरिथम ना तो बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है, ठीक है, और ना ही वर्स्ट परफॉर्मेंस दे रही है। तो इस तरह का जो केस होगा वो उसे हम एवरेज केस बोलेंगे, यानी कि कोई एल्गोरिथम जो नंबर ऑफ इनपुट्स पे वर्स्ट केस से बेटर परफॉर्मेंस दे रही है लेकिन बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे रही है,
तो ये जो केस कहलाएगा वो कहलाएगा एवरेज केस। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में इफ़ एल्स को भी हमने इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, इस एग्जाम्पल में भी हमें बिग ओ नोटेशन को फाइंड आउट करना है एंड द क्वेश्चन इज डिटरमिन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम दैट सर्चेस फॉर एन एलिमेंट इन एन एरे। यानी कि कोई एरे है, उसमें हमें किसी एलिमेंट को सर्च करना है, तो हम यहाँ पे लीनियर सर्च वाला कॉन्सेप्ट ही यूज़ करेंगे, वही जो हमने स्टार्टिंग में किया था। ठीक है, नाउ ये स्टार्टिंग की कोड की लाइंस हो गई, कुछ डिफाइन कर रहे हैं हम इसमें लीनियर सर्च का एक फंक्शन जिसमें एरे पास कर देंगे और x वो एलिमेंट है जिसको हमें सर्च करना है। ठीक है, अब i इज इक्वल टू 0 यानी कि हमने i को यानी कि एक वेरिएबल लिया, उसको 0 पे इनिशियलाइज कर दिया है, और n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एरे। n एक वेरिएबल है जिसमें एरे की लेंथ को हम कैलकुलेट करके स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, अब वाइल लूप की बात आती है। वाइल लूप में यहाँ पे लगेगा वही कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में बताया था कि वाइल i इज लेस देन n, i की वैल्यू अगर n से कम है तो, और साथ ही साथ एंड ऑपरेटर का यूज़ है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन क्या है? एंड x इज़ नॉट इक्वल टू एरे ऑफ i। तो अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तो क्या होगा? तो i इज इक्वल टू i प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर i की वैल्यू लेस देन n है, इफ i इज लेस देन n, रिटर्न i कर देगा, तो रिटर्न i यहाँ पे वो इंडेक्स आ जाएगी। ठीक है, और इंडेक्स आ जाएगी तो फिर यहाँ पे हम प्रिंट कर सकते हैं एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स i, एंड इफ i इज लेस देन n यानी कि एल्स वाली सिचुएशन में पहुँच जाएंगे। इट मीन्स के रिटर्न कर सकते हैं हम नन। अब नन का मतलब क्या हो गया? एलिमेंट नॉट फाउंड। ओके, तो अब इसमें हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ टाइम कौन सा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो कोड है इसको हमने कंसीडर किया कि कांस्टेंट टाइम c0 टाइम में एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये जो टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में वो लेगा c0, कांस्टेंट टाइम हमने लेट किया है। अब ये जो वाइल लूप में कंडीशन है, ये कंडीशन सपोज c1 टाइम में एग्जीक्यूट होती है, और ये जो कंडीशन है वो c2 टाइम में एग्जीक्यूट होती है, और ये जो लूप है कंप्लीट, ये कंप्लीट लूप सपोज n टाइम्स रिपीट होता है, मैक्सिमम n टाइम्स रिपीट होता है। ठीक है, तो ये आ गया, हमने लूप भी कंसीडर कर लिया और वेरिएबल्स भी देख लिए यहाँ पे वाइल लूप में कि किस पे इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है। नेक्स्ट, अभी और भी है। अब ये जो i इज इक्वल टू i प्लस 1 है, ये भी एग्जीक्यूट होगा, ये भी अपना एक टाइम लेगा, तो इसके लिए जो हमने टाइम स्लॉट दिया वो हमने लेट कर लिया, दैट इज़ c3। उसके बाद ये जो इफ़ स्टेटमेंट है, इसमें ये कंडीशन है, ये भी एग्जीक्यूशन में टाइम लेगी। ठीक है, वो c4 मान लिया हमने। रिटर्न करेगा, ये भी एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट लेगा, वी हैव एज्यूम c5। एल्स वाली सिचुएशन में जो रिटर्न कर रहे हैं हम, एल्स वाली सिचुएशन में जो रिटर्न कर रहे हैं उसमें सपोज c6 होगा, यहाँ पे c6 टाइम लेगा। अब आप देखो कि एल्स के साथ में कोई कंडीशन तो होती नहीं है, इसलिए वहाँ पे जो टाइम स्लॉट है वहाँ पे मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अब ये जितने भी हमारे पास टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन आए हैं या फिर नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन आए हैं, इनको सिंपली हमें ऐड करना है, तो इसलिए हमने c0 को तो ऐड कर दिया प्लस, लेकिन n के साथ में मल्टीप्लाई करना होगा हमें c1 c2 c3 का। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम यानी कि n नंबर ऑफ टाइम्स ये वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा, और इस वाइल लूप के अंदर 3 टाइम कॉन्स्टेंट्स और अवेलेबल हैं। ठीक है, दैट इज़ c1 c2 c3।
उसके बाद C4, C5, C6 को एज इट इज़ ऐड करेंगे हम। नेक्स्ट क्या होगा, C0, C4, C5, C6 को हमने एक साथ रखा है और C1, C2, C3 को n के साथ में अलग रखा है। क्यों? क्योंकि हमें एक कंप्लीट कांस्टेंट मेंशन करना है। तो हमने कैपिटल C0 से मेंशन कर लिया C0, C4, C5, C6 को, और कैपिटल C1 से हमने मेंशन कर लिया n के साथ में जो कांस्टेंट टाइम की टर्म्स थी। ठीक है, सो इन दिस वे डोमिनेंट टर्म को हमने कंसिडर कर लिया, और डोमिनेंट टर्म तो क्या होगी, यहाँ पे सिंपल n ही है, एक सिंगल ही टर्म है। तो हम ये हमारा जो हो गया बिगो नोटेशन में हमने n को मेंशन किया, तो ये हुई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या फिर एफिशिएंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम। सो इन दिस वे these efficiencies or the complexity of program is calculated by Bigot notation। अब आपकी बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन जो की फीचर हैं कि किस तरह से उनको सॉल्व करना है वो बेसिक यही है जिस तरह से यहाँ पे सॉल्व किया गया है। ठीक है, और इस चैप्टर से और दूसरा कौन सा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो वो वही होंगे कि बेस्ट केस बताइए या वर्स्ट केस बताइए, या फिर किसी डोमिनेंट टर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर सिंपली बिगो नोटेशन के बारे में ही बिगो नोटेशन ही कैलकुलेट करवा सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, और इस फाइल के साथ में इस वीडियो के साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF फाइल भी अवेलेबल होगी। उस फाइल को आप डाउनलोड करके उसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नहीं समझ में आएगा तो रिप्लाई करेंगे, ग्रुप में पूछेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।